फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी नेट साइकोलॉजी की, और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हमने मेडार्ड, बॉल्स और विस्वेंगर की थ्योरी को हमने समझ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोलोमे के बारे में। रोलोमे जो कि एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के बहुत ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रोलोमे, इनका जन्म 21 अप्रैल 1909 को हुआ था और इनकी मृत्यु 22 अक्टूबर 1994 को हुई थी। रोलोमे ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और ये अस्तित्वात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख समर्थक रहे हैं। और इन्हें इनकी पुस्तक लव एंड विल, याद रखना है, लव एंड विल रोलोमे की बुक है जो कि बहुत ही फेमस हुई और इस बुक के लिए इनको जाना जाता है। जब हम रोलोमे की साइकोलॉजी हम देखते हैं तो इनकी साइकोलॉजी पर हमें मैस्लो का भी प्रभाव दिखता है और साथ ही साथ में एरिक फ्रोम जो कि नियो फ्राइडियन समूह के मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इनका भी प्रभाव हम इनकी साइकोलॉजी में स्पष्टतः देख सकते हैं। सो रोलोमे ने व्यक्ति विकास के चरण को 4 भागों में बांटा हुआ है। मीन्स इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस इसके बतलाए हुए हैं। पहला स्टेज इन्होंने बतलाया हुआ है मासूमियत का। जब बच्चा जन्म लेता है, जब शिशु जन्म लेता है तो उसका जो पहला ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पहला स्टेज होता है अकॉर्डिंग टू रोलोमे, वो होता है मासूमियत की अवस्था। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में क्योंकि बच्चे का ईगो डेवलप नहीं हुआ रहता और बच्चा क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती और बच्चे का जो भी मन में आता है वो करता है। मीन्स हम कह सकते हैं, अगर हम फ्राइड की थ्योरी से हम इसको कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि फ्राइड की थ्योरी में जब उन्होंने अपने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेज उन्होंने बतलाया हुआ है, ओरल स्टेज, उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी उन्होंने यही बतलाया हुआ है कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर इड की प्रधानता होती है और बच्चा प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है। मीन्स बच्चे को जो भी अच्छा लगता है वो करता है। मीन्स ईगो का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता और साथ ही साथ में उसके पास ड्राइव के रूप में इच्छा शक्ति भी होती है। हम अगर मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों की बात करें या फिर हम एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट की हम बात करें तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी मनोवैज्ञानिकों ने व्हील पावर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है और उन्होंने व्हील पावर को जन्मजात ही माना है। मीन्स बच्चे के अंदर में व्हील पावर जन्म से ही होता है और एज बढ़ने के साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी होता रहता है। सो आप भी इस तरह से कॉम्पेरेटिव स्टडी करें तो आपको ये थ्योरीज ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी और ज़्यादा बेटर आपको समझ में भी आएंगी। सो आज की इस वीडियो के अंत में मैं आपसे रोलोमे पे ही आधारित एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखें और आप कोशिश करें उस क्वेश्चन का सही आंसर देने का और आप मुझे कमेंट करके आंसर आप बता सकते हैं। हम नेक्स्ट स्टेज हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज है विद्रोही अवस्था। जैसे ही व्यक्ति में या बच्चे में अहम का भाव आने लगता है, मीन्स जैसे ही बच्चे में ईगो डेवलप होने लगता है, वह स्वतंत्रता चाहता है। उसे सही गलत के बारे में तो पता नहीं होता अच्छे से, बट जब उसे रोका जाता है तो वो विद्रोही हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। मीन्स ये स्टेज हमें ये बतलाता है कि जब बच्चे के अंदर में ईगो का भाव आने लगता है, ईगो धीरे धीरे जब डेवलप होने लगता है तो बच्चे को सही गलत का ज़्यादा पहचान तो उन्हें नहीं होता, लेकिन बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे को अगर कोई शरारत करने से मना किया जाता है तो बच्चे जानबूझकर वही चीज़ें करते हैं। वो एक तरह से एक विद्रोह का प्रदर्शन वो करते हैं। इसी तरह से हम आगे इनका जो थर्ड स्टेज इन्होंने दिया हुआ है, इसको देखने से पता लगता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका ईगो डेवलप हो चुका होता है और अब वह अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है और इसके अनुरूप ही वह पारंपरिक मूल्यों की शरण लेता है। मीन्स इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है और उसका ईगो डेवलप हो चुका होता है, उसे सही गलत के बारे में भी पता चल चुका होता है और अब वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने लगता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझने लगता है। आगे हम देखते हैं जो लास्ट स्टेज इन्होंने बतलाया है रोलोमे ने, वो है रचनात्मकता। इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेवलप
होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसकी की बात मैस्लो ने भी करी है और साथ ही साथ में रोजर्स के द्वारा भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वर्णन किया गया है। सो रोलो मे ने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बतलाया है और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने भी स्वीकार किया है। और क्योंकि इस स्टेज तक तो सभी व्यक्ति नहीं पहुंच पाते, या हम कह सकते हैं कि इस स्टेज को पूरी तरह से सभी व्यक्ति पार नहीं कर पाते, कुछ हद तक, कुछ स्टेज तक इस स्टेज में पहुंच पाते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर एक आत्मबोध उत्पन्न होता है और व्यक्ति को सही गलत, उसको दिखावा झूठ, इन सब के बारे में उसको पता चलने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति इन चीज़ों से ऊपर उठने लगता है और उसके अंदर रचनात्मकता, उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करती है। और बच्चा अगर उसके अंदर में सही से ये क्रिएटिविटी डेवलप करती है तो वो समाज के अच्छे के लिए, सामाजिक कार्य के लिए वो कोई रचनात्मक कार्य करता है और यहीं पे वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चला जाता है। सो आपको ये 4 स्टेजेस आपको याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं कि रोलो मे ने एंजाइटी पर भी काफ़ी फोकस किया हुआ है। एंजाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ हमें केरेन हार्नी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखता है और केरेन हार्नी की थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट रहा है वो मूल दुश्चिंता का रहा है। बेसिक एंजाइटी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। रोलो मे ने भी एंजाइटी को अपने तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू रोलो मे हम देख लेते हैं कि उन्होंने एंजाइटी को किस तरह से डिफाइन किया है। सो रोलो मे ने बतलाया है कि उन्होंने चिंता को आशंका के रूप में परिभाषित किया हुआ है। मीन्स चिंता का क्या अर्थ होता है, एक तरह की शंका या एक तरह की आशंका, ऐसा हो सकता है या नहीं, ऐसा हो गया तो, मीन्स इस तरह की आशंकाएं जो होती हैं उसी रूप में रोलो मे ने चिंता को, एंजाइटी को डिफाइन किया हुआ है। और ये बतलाते हैं कि वह उसे उस आशंका के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे किसी भी मूल्य के लिए खतरा माना जाता है, जिसे व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक मानता है। तो मीन्स उसी तरह से, मीन्स एक तरह के फ्यूचर में कोई चीज़ घटित होने की आशंका के रूप में इन्होंने चिंता को डिफाइन किया हुआ है। और साथ ही साथ इनकी एक फेमस बुक रही है किरकेगार्ड, जिसमें कि इन्होंने बतलाया हुआ है कि चिंता स्वतंत्रता का चक्कर है। ये लाइन आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा कहा गया, चिंता स्वतंत्रता का चक्कर है, ये रोलो मे के द्वारा कहा गया है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने अलगाव और चिंता के साथ साथ सैनेटोनियम में भी अध्ययन किया है और साथ ही इन्होंने आशंका के साथ साथ डर को भी चिंता का प्रमुख कारण माना है और इन्होंने चिंता को दूर करने के लिए उसे विस्थापित करने का तरीका बतलाया है। मीन्स अगर किसी बात की ज़्यादा चिंता हो रही है तो हम उसे विस्थापित कर दें, उसे किसी और तरफ हम उसको डाइवर्ट कर दें, इस तरह से उन्होंने चिंता को दूर करने का तरीका बतलाया हुआ है। इनकी बुक विल एंड लव में चिंता को विस्थापित करने के लिए लव पर फोकस किया गया। इन्होंने लव के बारे में डिटेल में बतलाया है और इन्होंने 5 तरह के लव की चर्चा की है। मीन्स यहाँ पे ये सिंपल सी बात है कि जब व्यक्ति को प्रॉपर लव मिलता रहता है, चाहे वो किसी भी तरह का लव हो, एक अफेक्शन हो, तो व्यक्ति में चिंताएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और इन चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव भी किया जा चुका है। सो यहाँ हम देख लेते हैं कि इनका जो 5 तरह का जो लव का थ्योरी है वो क्या क्या चीज़ें उसमें इन्होंने बतलाई हुई हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने 5 भागों में लव को बांटा हुआ है। ये 5 सेक्शंस हैं। लिबिडो या सेक्सुअल, दूसरा है इरोस, फिलिया, एगैप और मैनिक। इन 5 भागों में इन्होंने लव को डिफाइन किया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में ये आ चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं कामेक्षा की, लिबिडो की, जो कि सेक्सुअल लव कहलाता है और इसके बारे में इन्होंने बतलाया है जैविक कार्य, जो कि सेक्स के माध्यम से हम अपना तनाव भूल सकते हैं, उसको इन्होंने लिबिडो की संज्ञा दी हुई है, मीन सेक्सुअल लव। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन की तो यह है इरोस। इरोस का मतलब है यूनियन ऑफ लव। एक जैसे हम बात कर सकते हैं फैमिली की, जैसे फैमिली में एक यूनियन, एक यूनिटी होती है, एक यूनियन होता है, किसी भी फैमिली का हर मेंबर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस तरह से इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्रिएशन के रूप में, जो कि इरोस
जहाँ पर भी होता है वहाँ पे एक नया क्रिएशन भी होता है। इरोस को हम फैमिली के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं। फैमिली लव इरोस के बारे में इन्होंने बतलाया है। आगे हम बात करते हैं फिलिया की। दो लोगों के बीच का इंटीमेट रिलेशन, ये हम कह सकते हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ, इनके बीच का जो लव होता है उसको इन्होंने फिलिया की संज्ञा दी है। आगे हम बात करते हैं एगैप की। इसको इन्होंने डिफाइन करते हुए कहा है उदासीन प्रेम, जैसे भगवान से प्यार या भाई बहन का प्यार या फिर भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना, इसको उन्होंने एगैप की संज्ञा दी है। और लास्ट हम देखते हैं उन्मत्त या मैनिक लव। इसको इन्होंने इमोशनल लव कहा हुआ है, लाइक हम इसको सोशल लव भी कह सकते हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर में एक तरह की ह्यूमैनिटी अगर हो तो उसको भी हम इमोशनल लव में रख सकते हैं। तो ये 5 सेक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसको कि डायनोमिक इन्होंने कहा हुआ है। इसका मतलब है प्रेम वास्तविक मानव प्रवृत्ति है जो विचार और व्यवहार से प्रतिबंधित होता है, जो प्रेरणा के लिए उसके निर्माण और प्रणाली का हिस्सा है। मीन्स इन्होंने प्रेम को या लव को इन्होंने एक नेचुरल, एक ह्यूमन प्रवृत्ति माना हुआ है। मीन्स ये बहुत ही नेचुरल है। आगे हम देखते हैं 1960 में इनकी यौन क्रांति की काफ़ी आलोचना भी की गई है और इन्होंने प्रेम को जानबूझकर करने वाला कृत्य और सेक्स को इसके विपरीत बतलाया है। मीन्स 1960 में इनके इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया और तब इन्होंने प्रेम को जानबूझकर किया जाने वाला कृत्य बतलाया। मीन्स तब इन्होंने, पहले इन्होंने कहा था कि प्रेम जो होता है वो वास्तविक होता है, बट आगे 1960 के बाद इन्होंने प्रेम को जानबूझकर किया जाने वाला कृत्य बतलाया और सेक्स को इन्होंने नेचुरल बतलाया हुआ है। आगे हम देखते हैं, इन्होंने 3 तरह के अपराध बोध का वर्णन किया है। मीन्स व्यक्ति में अपराध का बोध भी होता है। यहाँ पे हमें इनके इस कॉन्सेप्ट से हमें एरिक फ्रोम की थ्योरी हमें याद आती है, उन्होंने भी इसी तरह से डिफाइन किया हुआ है। सो यहाँ हम रोलोमे के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन सी 3 तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं। सो सबसे पहले तो ये अपराध बोध को डिफाइन करते हैं कि अपराध बोध तब होता है जब लोग अपनी क्षमताओं से इनकार करते हैं और दूसरे की ज़रूरतों को महसूस करने में विफल होते हैं। मीन्स जब व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी को नकारता है, अपनी कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, मीन्स अपने बारे में एक तरह की इन्फीरियरिटी फीलिंग रखता है और साथ ही साथ में दूसरे व्यक्ति की क्या ज़रूरतें हैं, जब व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ पाता प्रॉपर, तो व्यक्ति में अपराध का भाव उत्पन्न होता है अकॉर्डिंग टू रोलोमे। और इन्होंने इसको डिफाइन करने के लिए 3 तरह के, इसको 3 भाग में बांटा हुआ है, अनवेल्ट, मिडवेल्ट, आइगवेल्ट। इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले अनवेल्ट। जब हम तकनीकी रूप से उन्नत हो जाते हैं और प्रकृति के बारे में नहीं सोचते, तब जब व्यक्ति को इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ होता है तो व्यक्ति में अनवेल्ट की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है और अपने बारे में ही सोचता है, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, तब इस तरह के अपराध बोध की फीलिंग आती है। अगर हम सेकंड की बात करें, दूसरा है मिडवेल्ट। इसके बारे में इन्होंने बतलाया है कि जब दूसरी चीज़ों को उसके अन्य पहलुओं से नहीं देख पाते तो इस तरह का अपराध भाव उत्पन्न होता है। मीन्स ये कब उत्पन्न होता है, जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी स्टिमुलस को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, हम उसके हर पहलू पर नहीं देखते और हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग हम नहीं देखते, सिर्फ हम अपने नज़रिए से हम किसी भी स्थिति को देखते हैं, तो वहाँ पे हमारे अंदर इस तरह का भाव आता है। इसको इन्होंने मिडवेल्ट की संज्ञा दी हुई है। जैसे अगर हम किसी चोर की बात करें, सो हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई चोर है जो कि चोरी करके भाग रहा है, तो हम यहाँ पर जो जनरली हमारा नज़रिया होता है वो ये होता है कि वो एक गलत आदमी है, वो असामाजिक प्राणी है जो कि चोरी करके भाग रहा है। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें, उस चोर के अकॉर्डिंग अगर हम समझने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि हो सकता है कि उसकी कोई ऐसी आवश्यकता हो जिसके चलते उसे आज मजबूरी में चोरी करना पड़े। तो हर नज़रिए से जब हम किसी भी सिचुएशन को नहीं देखते, सिर्फ उसके एक पहलू से देखते हैं या अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, उसको इन्होंने मिडवेल्ट की संज्ञा दी हुई है। आगे हम देखते हैं एगवेल्ट। इसके बारे में इन्होंने बतलाया है स्वयं की क्षमताओं को नकारना।
मीन्स इसके बारे में ये कहते हैं कि जब हम अपनी कैपेबिलिटी को स्वीकार नहीं करते तो वो इस श्रेणी में आता है। आगे हम देखते हैं कि रोलो में ऑन्टोलॉजिकल थे, अर्थात वे दोनों ही स्थितियों से आने वाली भावनाओं का उल्लेख करते हैं। आगे हम ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथडोलॉजी, इसके बारे में हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि रोलो मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और जो पुस्तकें उनकी काफ़ी फेमस भी हुई हैं। यहाँ पे मैंने 15 बुक्स की लिस्ट यहाँ पे मैंने बनाई है। आप इन सबको आप ध्यान में रखें, याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस, बुक्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, किसके द्वारा लिखी गई या कब लिखी गई। तो आप इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही बुक के नेम के साथ मैंने इनका ईयर भी दे रखा है, सो आप इसको ध्यान में रखें। तो इनकी सबसे फेमस बुक रही है लव एंड विल, जो कि 1969 में आई और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इनकी दूसरी बुक थी आर्ट ऑफ काउंसलिंग, जो कि 1939 में आई थी। नेक्स्ट बुक इनकी रही है द स्प्रिंग्स ऑफ क्रिएटिव लिविंग और स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड गॉड, जो कि 1940 में लिखी गई। नेक्स्ट बुक है इनकी द मीनिंग ऑफ एंजाइटी, 1950 में ये बुक आई। नेक्स्ट है मैन्स सर्च फॉर हिमसेल्फ, 1953 में ये पुस्तक इनकी लिखी गई है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस, जो कि 1958 में लिखी गई। आगे है साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिलेमेना, जो कि 1967 में लिखी गई। आगे हम देखते हैं पावर एंड इनोसेंस, जो कि 1972 में लिखी गई। आगे हम देखते हैं पॉलस रेमिनिजेंस ऑफ अ फ्रेंडशिप, जो कि 1973 में आई। द कॉरेज टू क्रिएट, 1975 में लिखी गई। फ्रीडम एंड डेस्टिनी, जो कि 1981 में आई। नेक्स्ट बुक है द डिस्कवरी ऑफ बीइंग, जो कि 1983 में आई थी। नेक्स्ट बुक है माई क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, 1985 में ये प्रकाशित की गई। नेक्स्ट बुक है द क्राई फॉर मिथ, 1991 में आई। और इनकी जो लास्ट बुक है द साइकोलॉजी ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कि 1995 में आई। सो इस तरह से हम देखते हैं रोलो मे की थ्योरी के बारे में, और इन्होंने बहुत ही डिटेल में इन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में समझाया है, और इन्होंने एंजाइटी के बारे में भी फोकस किया, इन्होंने लव के बारे में भी बतलाया है और खुलकर इसकी चर्चा की है। सो इनकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनकी थ्योरी को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। सो आज के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ, इनकी वीडियो आज कंप्लीट होती है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है एरोज, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके आप लिखें, और अगर आप इसका आंसर नहीं जानते तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।